नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, कहलाती हैं। फिर से सुनिएगा, वह ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, कहलाती हैं। तो इसका सही जवाब है घोष ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है, ध का उच्चारण स्थान है। ध का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही जवाब है दंत। त, थ, द, ध, न, ये सभी दंत ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, वह दो वर्ण जो अयोगवाह कहलाते हैं। वह दो वर्ण जो अयोगवाह कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब है अन और अह। अन और अह ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका सही जवाब है य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। फिर से सुनिएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो इसका सही जवाब है 11 स्वर और 35 व्यंजन। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, तो इसका सही जवाब है कंठ्य। अ और आ ये कंठ्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं, तो इसका सही जवाब है अल्प प्राण। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है, तो इसका सही जवाब है शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि है, तो इसका सही जवाब है तालव्य ध्वनि। च, छ, ज, झ, य, ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, तो इसका सही जवाब है शब्द। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं, तो इसका सही जवाब है वर्ग का पंचमाक्षर। वर्ग का पंचमाक्षर ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो अंग, या, ड़, न और म, ये पंचमाक्षर व्यंजन है। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है समरूप या ग्रेफीम। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब है अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो इसका सही जवाब है ढ और ध। ढ और ध ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं, तो इसका सही जवाब है सघोष। सभी स्वर सघोष होते हैं। अगला प्रश्न है, री ध्वनि है, तो इसका सही जवाब है मूर्धन्य। री मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब है
महाप्राण व्यंजन। अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न है, ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है, तो इसका सही जवाब है प, ब और फा। अगला प्रश्न है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है अग्रभाग। अगला प्रश्न है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही जवाब है ओष्ठ। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन है, तो इसका सही जवाब है तालव्य व्यंजन। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से श, स, सा व्यंजन है, तो इसका सही जवाब है ऊष्म प्रकार के व्यंजन है। अगला प्रश्न है, क प्लस शा दो वर्णों के संयोग से हुआ है, तो इसका सही जवाब है छ, संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, यह वाक्य है, तो इसका सही जवाब है यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ से ये जुड़ गया है तो ये संयुक्त वाक्य बन गया है। अगला प्रश्न है, राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, इस वाक्य में भेद है, तो इसका सही जवाब है यह भी संयुक्त वाक्य है। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, तो यह भी संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें ये दोनों वाक्य आपस में जुड़ गए हैं। अगला प्रश्न है, मैंने आज घर की सफाई नहीं की, यह वाक्य है, तो इसका सही जवाब है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य है, मैंने आज घर की सफाई नहीं की। अगला प्रश्न है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, तो इसका सही जवाब है एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम, ये दोनों इस वाक्य में अपेक्षित हैं। अगला प्रश्न है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है, तो इसका सही जवाब है तीन अल्प विराम, एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम इस वाक्य में अपेक्षित हैं। अगला प्रश्न है, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, इसमें वाक्य भेद है, तो इसका सही जवाब है ये मिश्र वाक्य है। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, यह एक मिश्रित या मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, इस वाक्य में वाक्य भेद है, तो इसका सही जवाब है यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो
तो हम घूमने जा सकते हैं। इस वाक्य में वाक्य भेद है, तो इसका सही जवाब है यह एक मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, यह वाक्य है, तो इसका सही जवाब है संयुक्त वाक्य। यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, दीपक का घर उधर है, यह वाक्य है, तो इसका सही जवाब है संकेतवाचक वाक्य। दीपक का घर उधर है यानी कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि दीपक का घर उधर है, तो यह एक संकेतवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। इस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है, तो इसका सही जवाब है जो मेहनती होता है, यह विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस वाक्य में वाक्य भेद है, तो इसका सही जवाब है विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य में विधानवाचक वाक्य है, भेद है। अगला प्रश्न है, बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, यह वाक्य है, तो इसका सही जवाब है मिश्र या मिश्रित वाक्य। यह एक मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, यह वाक्य है, तो इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। यह भी एक मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, श्वेता नए कपड़े लेकर आई है। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, यह वाक्य है, तो इसका सही जवाब है सरल वाक्य। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, यह एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, इस वाक्य में सही संज्ञा पदबंध है, तो इसका सही जवाब है 4 ताकतवर मजदूर। यह इस वाक्य में सही संज्ञा पदबंध है। अगला प्रश्न है, उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। इस वाक्य में वाक्य भेद है, तो इसका सही जवाब है संयुक्त वाक्य। यहाँ पर भी 2 वाक्य आपस में जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। इस वाक्य में वाक्य भेद है, तो इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, यह वाक्य है, तो इसका सही जवाब है यह भी एक मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं, यह वाक्य है, तो यह भी एक मिश्र या मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, क्या उसने काम कर लिया, यह वाक्य है, तो इसका सही जवाब है संदेहवाचक वाक्य। क्या उसने काम कर लिया, तो यह वाक्य एक संदेहवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब है वह बालिका। वह बालिका इस वाक्य में उद्देश्य है।
अगला प्रश्न है, वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था। वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था, यह वाक्य है। तो यह भी एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। इस वाक्य में उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब है आजकल कोई भी। यह इस वाक्य में उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है, तो इसका सही जवाब है उसे कुछ भी नहीं पता। यह एक संज्ञा उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, यह वाक्य है। तो इसका सही जवाब है यह एक शुद्ध वाक्य है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, यह एक शुद्ध वाक्य है, यानी यह एक सही वाक्य है, क्योंकि जैन साहित्य अधिकांशतः प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, इस वाक्य में विधेय है। तो इसका सही जवाब है तेज दौड़ रहा है, इस वाक्य में विधेय है। अगला प्रश्न है, जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम है। तो इसका सही जवाब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह कहलाता है। फिर सुनिएगा, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह वाक्य कहलाता है या वह कहलाता है। तो इसका सही जवाब है पदबंध। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य आएगा। तो इसका सही जवाब है आदेशार्थक भेद के अंतर्गत यह वाक्य आएगा। अगला प्रश्न है, दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है। तो इसका सही जवाब है कि वह कल नहीं आ सकता, इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा, यह वाक्य है। तो इसका सही जवाब है संयुक्त वाक्य। यह भी एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, वह इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा, कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम है। तो इसका सही जवाब है विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, यहाँ से हम विलोम से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, उद्यमी शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका सही जवाब है आलसी। उद्यमी यानी कि परिश्रमी, तो इसका विलोम होगा आलसी। अगला प्रश्न है, उन्मूलन शब्द का विलोम है। तो इसका सही जवाब है रोपण। उन्मूलन का विलोम है रोपण। अगला प्रश्न है, महार्धरता का विलोम है। तो इसका सही जवाब है अल्पार्धरता। अगला प्रश्न है, अपकीर्ति शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका सही जवाब है सुकीर्ति। अपकीर्ति का विलोम सुकीर्ति है। अगला प्रश्न है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका सही जवाब है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या है? तो आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव।
अगला प्रश्न है स्वधर्म शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब है परधर्म। स्वधर्म परधर्म। अगला प्रश्न है अनुपभुक्त का विलोम होगा, तो इसका सही जवाब है उपभुक्त। अनुपभुक्त का विलोम उपभुक्त होगा। अगला प्रश्न है ऋत का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब है अनृत। ऋत का अनृत विलोम होगा। अगला प्रश्न है आधार का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब है आधेय। आधार का विलोम है आधेय। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब है लाघव। गौरव का विलोम शब्द लाघव है। अगला प्रश्न है आर्ष का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब है अनार्ष। आर्ष का विलोम अनार्ष है। अगला प्रश्न है विद्वान शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही जवाब है विदुषी। विद्वान शब्द का विलोम विदुषी होगा। अगला प्रश्न है सामिष का विलोमार्थक शब्द है, तो इसका सही जवाब है निरामिष। सामिष का निरामिष विलोम होगा। अगला प्रश्न है समीकरण का विलोम होगा, तो इसका सही जवाब है विषमीकरण। समीकरण का विलोम विषमीकरण होगा। अगला प्रश्न है उपत्यका का विलोम है, तो इसका सही जवाब है अधित्यका। उपत्यका का विलोम शब्द है अधित्यका। अगला प्रश्न है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द होगा, तो इसका सही जवाब है पौवार्त्य। अगला प्रश्न है आचार का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब है अनाचार। आचार का अनाचार विलोम होगा। अगला प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब है अनावरण। आवरण का विलोम अनावरण है। अगला प्रश्न है स्वप्न का विलोम होगा, तो इसका सही जवाब है स्वप्न का विलोम है जागरण। अगला प्रश्न है आर्द्र का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब है शुष्क। अगला प्रश्न है परुष शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब है कोमल। परुष शब्द का विलोम कोमल होगा। अगला प्रश्न है कुटिल का विलोम है, तो इसका सही जवाब है ऋजु। कुटिल का विलोम ऋजु है। अगला प्रश्न है आवाहन का विलोम है, तो इसका सही जवाब है विसर्जन। आवाहन का विलोम विसर्जन होगा। अगला प्रश्न है प्राचीन शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब है अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब है अभिज्ञ। अनभिज्ञ का अभिज्ञ विलोम होगा। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम है, तो इसका सही जवाब है कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होगा। अगला प्रश्न है अंतरंग का सही विलोम है, तो इसका सही जवाब है बहिरंग। अंतरंग का विलोम बहिरंग होगा। अगला प्रश्न है अथ शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब है इति। अथ का विलोम इति होगा। अगला प्रश्न है सुसुप्ति का विलोम होगा, तो इसका सही जवाब है जागृत। सुसुप्ति का विलोम जागृत होगा। अगला प्रश्न है गणतंत्र का विलोम है, तो इसका सही जवाब है राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।